हेलो एवरीवन, मैं चंद्रशेखर शर्मा। मैं आईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने IIM कैलकाटा से EPGM किया है। कोटा में मैं पिछले 15 सालों से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। हर तरह के बच्चों को मैंने पढ़ाया, हज़ारों की संख्या में बच्चों को पढ़ाया। कई सारे बच्चों की अंडर 100 रैंक भी आई, अंडर 10 रैंक्स भी आई। कुछ बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल तक मेरे बच्चों ने एक्वायर किया, जीता। इंटरनेशनल फ़िज़िक्स ओलंपियाड में, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में, एशियन फ़िज़िक्स ओलंपियाड में। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी 2 दिन पहले जेईई मेन एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, उसके 4 दिनों में 8 पेपर्स कंप्लीट हुए। और जैसा कि सब जानते हैं, हर एग्ज़ाम में कई तरह के स्कोर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं। कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे होंगे, कुछ बच्चों के एवरेज होंगे, कुछ बच्चों के हो सकता है कम मार्क्स हों। हमें कभी भी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने जेईई मेन से पहले आप सबको बताया था कि ये जो एग्ज़ाम है, ये जो जेईई मेन 1 है, जनवरी अटेम्प्ट, ये हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे उन बच्चों को 5 महीने मिलेंगे IIT JEE एडवांस की तैयारी करने के लिए। जिन बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे नहीं होंगे उनको पता चलेगा कि उनकी गलतियाँ क्या थी। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स बहुत ख़राब होंगे उन्हें एटलीस्ट ये तो पता चलेगा कि अभी उनकी तैयारी का लेवल क्या था। सो इट वॉज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ कि हर तरह के बच्चे के लिए वो टिप्स होंगे। और अच्छे, अगर मान लीजिए आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको क्या करना चाहिए, एवरेज है तो आपको क्या करना चाहिए, और कम है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक अच्छी तरह से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ मिलेगा जो आपको जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में, जेईई मेन 2 अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में फ़ायदेमंद होगा। तो हम शुरू करते हैं एक एक बात पर डिस्कशन, लेकिन उससे पहले 4 लाइनें आपके लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भय बीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो लीजिए हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनके मार्क्स 220 से ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली 360 से कम या उसके बराबर हैं। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 220 से ज़्यादा हैं, वो बच्चे एक तरह से ये मान सकते हैं कि उनका किसी अच्छी NIT में, किसी अच्छी ब्रांच में एडमिशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। अब यहाँ पर 2 तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे जो जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे थे, केवल उन्होंने सोचा ना था कि वो जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे। एक वो बच्चे जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे और उन्होंने जेईई मेन 1 इसलिए दिया ताकि वो एक बार क्वालिफाई कर जाए, क्वालिफाई करने के बाद वो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन पे फोकस करें। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूँगा जो जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनके 220 से ऊपर मार्क्स आ गए। ये एक बहुत बढ़िया बात है कि आपने जेईई मेन की प्रिपरेशन करी और आपके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। ऑब्वियसली IITs में एडमिशन लेना ड्रीम होता है। आपने हो सकता है NIT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी हो, लेकिन आपके अंदर इतना ज़बरदस्त, कह सकते हो, एनर्जी थी, आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी कि आपने प्रूव कर दिया दैट यू डिज़र्व एन IIT। तो वो बच्चे जो जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन इतने बढ़िया मार्क्स उनके आ गए, वो बच्चे अब IIT की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। अभी उनके पास 5 महीने बचे हैं। वो इन 5 महीनों में जेईई मेन से अपना फोकस हटाकर जेईई एडवांस की तरफ पूरी तरह शिफ्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि उनका जेईई एडवांस में बहुत अच्छा रैंक आ जाए, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि 220 से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के बच्चों को, क्योंकि जनरल कैटेगरी के बच्चों को इस मार्क्स के ऊपर अच्छी NIT मिल जाएगी, उसमें भी अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से ये देखें कि किसी भी अच्छे NIT में अच्छी ब्रांच को एक्वायर करने के लिए उनको कितने मार्क्स की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो सबसे टॉप NITs मानी जाती है, NIT तिरची, NIT वारंगल, NIT जयपुर, आपको यदि वहाँ पे कंप्यूटर साइंस लेना है तो आपकी अपनी कैटेगरी में कितने मार्क्स होने चाहिए। यदि आपके मार्क्स उस रेंज में आते हैं तो आप वही करें जो 220 प्लस वाले बच्चों को मैं यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से सजेशंस हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप इनको एज इट इज़ फॉलो करें। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, बिकॉज हम सजेस्ट कर सकते हैं, करना आपको है। दूसरे बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स 220 से ऊपर हैं
बट दे वर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एडवांस ओनली। एक तरह से बोल सकते हो ये उनके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी हर्डल, एक बहुत बड़ा स्टेप ऑलरेडी पार कर लिया। एक तरह से वो JEE मेन के लिए क्वालिफाई हैं, इस बात की गारंटी है। JEE मेन के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, सॉरी JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, और JEE मेन में अच्छा स्कोर लाकर उन्होंने साबित कर दिया कि अब उनके अंदर कैपेबिलिटी भी उतनी है और उनकी तैयारी भी ठीक ठाक है अभी तक। उनको अभी क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम ये है कि उनको अब कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आई एम सजेस्टिंग सम बुक्स। यदि आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप अपने मटेरियल को रिवाइज कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं जो JEE एडवांस स्पेसिफिक है। JEE मेन 2 भी आपको देना है, लेकिन अब आपके दिमाग में उतनी बर्डन नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी JEE मेन 1 में अच्छा स्कोर ला चुके हो। तो एक एक बात मैं बताता हूँ आपको, एक एक पॉइंट से बताता हूँ। पहला, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के जो JEE एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करिए। यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं तो 2 बुक्स के नाम बताता हूँ। IE इरोडो, जिसके अंदर से मैकेनिक्स आप ट्राई कर सकते हैं, और दूसरी बुक है MCQ देव मुखर्जी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा पिछले 30 सालों के जो IIT JEE के पेपर्स हैं उनको आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये पुराना इतिहास रहा है कि IIT एडवांस में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पास्ट ईयर के JEE के पेपर्स में से। क्वेश्चंस अगर एज इट इज़ रिपीट ना भी हो तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो पिछले 30 सालों के जो JEE के पेपर्स हैं वो यदि आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस साल 12th में भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे। रिपीटर्स के लिए तो ये काम करना है, 5 महीने उनके पास पूरे हैं, उनको एडवांस के ऊपर फोकस करना है। लेकिन जो बच्चे अभी 12th एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अगले 1 महीने तक तो JEE एडवांस पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला होगा। तो जिस समय उनका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला हो उस समय 15 दिन के लिए वो अपना फोकस हटाकर बोर्ड पे शिफ्ट कर सकते हैं। बोर्ड के लिए भी कुछ टिप्स देना चाहूँगा। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप जब भी बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो फिर आप पुराने 10 साल के आपके रेस्पेक्टिव बोर्ड के पेपर्स पहले ज़रूर सॉल्व कर लें। आप 10 साल के बोर्ड के पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन से चैप्टर में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। और जब आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे ना, उसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि अब आपकी बुक्स में से आपको कौन से क्वेश्चंस और करने हैं, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, वो आपको वो क्वेश्चन पेपर देख करके आइडिया लगेगा। बोर्ड की प्रिपरेशन की 2 छोटी-छोटी बातें और हैं। यू शुड नो हाउ टू डिराइव फॉर्मूलेज, यू शुड नो हाउ टू डिराइव सर्टेन इक्वेशंस, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट उस तरह के डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत इजी लेवल के होते हैं। प्लस आपको डायग्राम्स बनाना आना चाहिए। और एक और बात, आप कम से कम 2 से 3 पेपर एट अ स्ट्रेच बैठ करके दे करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चा JEE एडवांस की तैयारी करता है उसकी लिखने की आदत थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ख़ास तौर पे 2 से 3 पेपर एट अ स्ट्रेच करने हैं। 220 से ज़्यादा नंबर जिन बच्चों के आ गए हैं उन बच्चों को JEE मेन के लिए भी अपेयर होना चाहिए, अनटिल अनलेस आपके मार्क्स 325 या उससे ऊपर ना हो या 300 या उससे ऊपर ना हो। ऑल्दो इट इज़ योर चॉइस, बट आपको फिर भी अपेयर होना चाहिए। आपके मार्क्स यदि 220 से लेकर 280 के बीच में है, 290 तक हैं, तो आप ज़रूर JEE मेन 2 देंगे या देना चाहेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। यदि आप JEE मेन 2 देना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट ये जो 8 पेपर्स अभी हुए हैं JEE मेन 1 में, सबसे पहले तो इनको अटेम्प्ट करिए। इससे आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक था और कहाँ मार्क्स कटने वाले हैं। उसके अलावा आप पिछले 5 सालों की JEE मेन के पेपर्स को सॉल्व कर लीजिए। मेरे ख्याल से 220 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चों को इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ पेपर, इफ़ यू फाइंड दैट यू आर फॉरगेटिंग समथिंग और सम पार्ट which is JEE main specific is weak, you can revise entire chapter, but आप बिना काम वहाँ अपना टाइम ज़्यादा डिवोट ना करें, उसके बजाय आप JEE एडवांस पे फोकस करें, तो आपका JEE एडवांस में रैंक और सुधरेगा। इसके बाद हम आते हैं उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स 100 से ज़्यादा हैं और 180 से कम हैं। 180 से लेकर के 220 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको 220 प्लस वाली स्ट्रेटजी में जाना है या 180 से नीचे वाली स्ट्रेटजी में जाना है, क्योंकि
अगर वो जेई एडवांस टारगेट करते हैं तो ऑब्वियसली 180 मार्क आने का मतलब है कि उस बच्चे ने 180 प्लस मार्क्स आने का मतलब उस बच्चे ने जेई मेन का जो हर्डल है, जो स्टेप है, वो तो क्रॉस कर लिया। अब अगर वो चाहे तो जेई एडवांस की तैयारी कर सकता है या कर सकती है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनके मार्क्स 180 से लेकर 100 के बीच में हैं। आपके मार्क्स 180 से कम और 100 से ज़्यादा हैं और कैटेगरी वाले बच्चे उस हिसाब से नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि उनको ये मान के चलिए कि उनको एनआईटी तो मिल रहा है। आप अपनी रैंक्स, अपने मार्क्स इस हिसाब से चेक करिएगा कि लास्ट ईयर किन मार्क्स के ऊपर एनआईटी के अंदर सेकंड या थर्ड ब्रांचेस मिली थी। क्योंकि यदि आपके मार्क्स 180 से कम हैं जनरल कैटेगरी में, इसका मतलब ये है कि आपको एनआईटी के अंदर वो ब्रांचेस मिल सकती हैं जो सेकंड या थर्ड लेवल पे आती है। इसी हिसाब से जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं अपनी अपनी डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि उनके मार्क्स उस रेंज में आते हैं क्या। तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे जेई मेन का जो स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं है कि हमको एनआईटी में टॉप क्लास की ब्रांच मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हमें जेई मेन 2 को भी शिद्दत से देना है, लेकिन हमारा स्कोर यदि 180 से 150 के बीच में आता है, इसका मतलब हम जेई एडवांस की प्रिपरेशन को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा उम्मीद है कि हो सकता है कि जेई एडवांस में अच्छा हो जाए। कई बार बच्चों के जेई मेंस में मार्क्स कम आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जेई एडवांस में अच्छा नहीं कर सकते। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके जेई मेंस की कट ऑफ जस्ट खाली क्लियर हुई और उसके बाद उनकी जेई एडवांस के अंदर 500 के अंदर रैंक्स आई। तो अब आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मिडिल, क्योंकि हमारा जो स्कोर है ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो हम मिडल में हैं। हमारा जेई एडवांस का ही बहुत अच्छा चांसेस है। जो बातें मैंने इसके पहले आपको बताई 220 से ऊपर वाले बच्चों के लिए कि बोर्ड के लिए, जो बच्चे बोर्ड देंगे उनको बोर्ड के लिए क्या करना है, वो सब तो आपके लिए वैलिड हैं। लेकिन उसके अलावा आपको जो काम करने हैं उसमें से पहला काम, आपको अगले 3 महीनों में जो जेई मेन 2 वाला अटेम्प्ट है उसके लिए उससे पहले एटलीस्ट 20 जेई मेन के पेपर सॉल्व करने हैं। हर पेपर को पूरे 3 घंटे के लिए अटेम्प्ट करना, पूरा प्रॉपर एग्ज़ाम वाली स्टाइल में, जिस तरह से एग्ज़ाम में करते हैं, पूरा वो माहौल बना करके आपको अटेम्प्ट करना है। और उस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज करना है कि कौन सा पार्ट आपका वीक है। एटलीस्ट 20 पेपर्स, 8 पेपर आपको ऑलरेडी मिल गए जो अभी जेई मेन में आए हैं। जेई मेन 1 में 8 पेपर्स, तो वो, उसके अलावा 12 पेपर्स यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड जेई मेन पेपर्स। पिछले 5 सालों में जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर्स में से आप देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द अटेम्प्ट ऑफ पेपर, इफ यू फाइंड दैट एनी पर्टिकुलर टॉपिक इज वीक, देन यू शुड रिवाइज द एंटायर टॉपिक। जेई मेन के लिए तो आपको ये काम करना है। जेई एडवांस के लिए आपको क्या करना है, आपको साइड बाय साइड थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स अभी हमसे ज़्यादा है वो सेफ साइड पे होंगे, और वो सेफ साइड पे हैं तो वो केवल जेई में एडवांस पे फोकस कर रहे होंगे। हमें जेई एडवांस के लिए साइड बाय साइड फोकस करना है, प्लस थोड़े ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप साइड बाय साइड इरोडो, एमसीक्यू जैसी बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं यदि आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ते तो। यदि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स की सेट आपको मिले होंगे, उसमें से स्टार मार्क प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। पिछले 30 सालों की जेई एडवांस के पेपर्स तो सभी बच्चों को सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी बातों का पता चलता है, किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, हमें आइडिया लगता है। तो ये हमें यहाँ पर बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा, और हमें उन बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी है जो सेफ जोन में ऑलरेडी पहुँच गए हैं। बोर्ड वाले बच्चों को खास तौर पे मैंने ऑलरेडी बताया, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, आपको अपने अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड के 10 पेपर सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। डोंट जंप ऑन टू एनसीईआरटी। कई बार बच्चे एनसीईआरटी पे जंप मारते हैं और उसकी थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं, थ्योरी पढ़ते पढ़ते वो खो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि बोर्ड में पूछा क्या जाता है। आप पहले चेक तो करिए आपके बोर्ड में किस स्टाइल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किस तरह के क्वेश्चंस का किस तरह से आंसर देना है, तो वो थोड़ा सा एक आप पहले से होमवर्क करके रखिएगा, तब आप बोर्ड की तैयारी करिएगा स्टार्ट। अब इसमें बोर्ड की तैयारी हमारी अगले 1 महीने तक, हम क्या बोर्ड बिल्कुल तैयार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग नेक्स्ट 1 मंथ तक, जब तक हमारा बोर्ड एग्ज़ाम दूर है, तब तक एडवांस और मेंस पे फोकस रखेंगे, लेकिन बोर्ड की तैयारी भी थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। रोज़ाना 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना आपको समय मिलता है बोर्ड की तैयारी आप करते रहिए। जब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाएगा तो आपका मेन फोकस बोर्ड पे होना चाहिए,
लेकिन 1 से 2 घंटे रोज आप जेईई एडवांस या जेईई मेंस के फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, सो दैट यू डू नॉट लूज द टच विद जेईई एडवांस एंड जेईई मेंस सिलेबस। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर 100 या उससे कम हो गया है, किसी कारण से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, या तो हो सकता है जेईई मेन वाले दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो, या कई बार होता है हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है, हम बहुत मेहनत करके जाते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते। जिन बच्चों का स्कोर 100 से कम रहा है, सबसे पहली बात तो मैं उनको ये बोलूँगा, आईआईटी इज़ नॉट एंड ऑफ द रोड। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमको आईआईटीएन बनकर ही सब कुछ करना है, तो अपने मन में किसी भी तरह की निराशा की भावना आपको लेकर के नहीं आनी है। आपको ये समझना है जो बीत गई सो बात गई। अभी हमको ईश्वर ने एक और चांस दिया है, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है कि हमें पता चल गया कि हमारा जेईई मेन का प्रिपरेशन कैसा था। एक तरह से ईश्वर ने हमको आईना दिखाया है कि ठीक है, आज आपकी पोजीशन ये है, यू हैव ए चांस टू इम्प्रूव इफ़ यू वांट टू। तो आपके पास करने को बहुत कुछ है। अगले 3 महीने आप बहुत जोरदार जेईई मेन की तैयारी करके सबसे पहले तो जेईई मेन एग्ज़ाम को फोड़ दीजिए। यानी कि जिन बच्चों का स्कोर 100 नंबर से कम है, 80 नंबर, 90 नंबर, 70 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर ऐसा स्कोर है, मैं उनको कहूँगा कि आप एडवांस की तैयारी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं तो जारी रखिए सेम फेस पे। यदि आप एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप स्कूल की जो बोर्ड की प्रिपरेशन उसको जारी रखिए जिस तरह से, और अपना जो फोकस है वो मुख्यतया, यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड पे रखिए, मेन पे भी फोकस रखिए, लेकिन एडवांस को थोड़ा एक तरह से सेकंड लाइन कर दीजिए। क्योंकि यदि आपने 50 नंबर आने के बावजूद अभी एडवांस की तैयारी जारी रखी, तो पहले आपका जेईई मेन 1 इतना बिगड़ गया, हो सकता है जेईई मेन 2 में भी मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए। तो आपको थोड़ा बैलेंस रह के काम करना पड़ेगा। अब इसमें 3 तरह के बच्चे होंगे। एक जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था सब कुछ छोड़कर, लेकिन जेईई मेन का स्कोर बहुत कम हो गया, उस बच्चे को जेईई एडवांस की प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए, लेकिन अपना फोकस जेईई मेन 2 पे डाल देना चाहिए। यानी कि जेईई एडवांस जेईई मेंस का सिलेबस कॉमन होता है, यानी कि उसको अपना ओरिएंटेशन थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए कि 3 महीने बाद मेरा पहला एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को मुझे पहले प्रूव करके दिखाना है कि 200 प्लस मार्क्स आएंगे। जब उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे तब भी आपके पास 1 महीना रहेगा जेईई एडवांस के लिए। दूसरा बच्चा ये है, वो होगा जो बोर्ड की तैयारी कर रहा था, जो किसी स्कूल में पढ़ रहा था, हो सकता है उसका जेईई मेन में स्कोर कम आ गया हो, अभी उसका मेन पहला ध्यान होना चाहिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर। वो पहले बोर्ड एग्ज़ाम पे ध्यान दे, साइड बाय साइड 10 से 15 जेईई मेन के पेपर सोल्व करे। जैसे उसके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, 8 से 10 पेपर जेईई मेन के वो सॉल्व करे, प्रैक्टिस करे, और पहले जेईई मेन 2 एग्ज़ाम क्लियर करे, उसमें अच्छे मार्क्स लेके आए, फिर जेईई एडवांस की तैयारी करे। द स्टूडेंट हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन ओनली, एक तरह से उसने अपना पूरा साल, और वो रिपीटर है, उसने अपना पूरा साल जेईई मेन के लिए लगाया था। अगर उसका स्कोर इतना कम आ जाता है तो उसको अपने चौकन्ना हो जाना चाहिए, उसको अपनी मेहनत डबल कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके पास 3 महीने का समय है और उसको प्रूव करके दिखाना है। आपके लिए मेरी तरफ से जो टिप्स हैं वो यही हैं कि आप पिछले 10 सालों में आए हुए जितने भी जेईई मेन के पेपर्स हैं, उन सारे पेपर्स को सॉल्व करिए, अपनी कमजोरियों को निकालिए, जो चैप्टर आपको लगता है कि वीक है उनको दोबारा करिए, फिर से रिवाइज करिए, डाउट क्लियर करिए, और खूब मेहनत करिए, खूब ईमानदारी से काम करिए। याद रखिए, ईश्वर हमेशा उन्हीं के साथ रहता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। यदि आपने गिव अप मार दिया तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, एनर्जेटिक रहिए, सब अच्छा होगा, ईश्वर सबके साथ अच्छा करता है। आईआईटी जाना अच्छी बात होती है, आईआईटी के अंदर बहुत सारे स्कोप होते हैं, एनआईटीज़ में जब बच्चे पढ़ते हैं उनके पास बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो बच्चे आईआईटी एनआईटी में नहीं जाते उनके पास स्कोप्स की कमी होती है। हर बच्चे के पास बराबर से स्कोप होते हैं, बस उसको मेहनत करना होता है, उसको आगे बढ़ कर के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। आई होप मैंने आपको जो जानकारियाँ दी आपके लिए डेफिनेटली मददगार होंगी। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट्स को मैं क्लियर करूं, उनकी मदद करूं, ताकि वो अपने एम को अचीव कर पाएँ और खूब आगे बढ़ें और खूब देश की सेवा करें। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।